Hello guys, welcome to SS Law Academy. आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ क्रैश कोर्स। एसएस लॉ एकेडमी ने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसके फीचर्स क्या है, एमएससीईटी का टेस्ट पैटर्न किस तरह से होगा और लीगल एप्टीट्यूड में जो जो टॉपिक कवर होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फीचर्स ऑफ क्रैश कोर्स। एसएस लॉ एकेडमी ने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसके फीचर्स है वीकली टेस्ट, जहां पर आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपके सॉल्व कराए जाएंगे। टॉपर्स के साथ में आपकी बात कराई जाएगी। जेएमएफसी जज का गेस्ट लेक्चर अवेलेबल रहेगा। लाइव सेशन मोड है जहां पर आप आपकी क्वेरीज ऑनलाइन पूछ सकते हो। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेगा जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकोगे। सबसे पहले हम देखेंगे एमएससीईटी टेस्ट का पैटर्न किस तरह से होगा। हमें यहाँ पर 4 टॉपिक दिए जाएंगे, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जो हमारा रहेगा 30 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का पूछा जाएगा, 40 मार्क्स के लिए रहेगा, 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थर्ड रहेगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आपको पूछा जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल में, जैसे रहेगा नंबर सीरीज रहेगा, अल्फाबेटिकल टेस्ट रहेगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग रह सकता है, सीरीज, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो रहेंगे हमारे 30 मार्क्स के लिए। फोर्थ लास्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारा पूरा ग्रामर आएगा, जो हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वो हो रहेगा 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। जो लैंग्वेज में हमारे पेपर अवेलेबल रहेगा वो होगा इंग्लिश और मराठी। हमें टाइम मिलेगा 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब हमारे पास रहेगा 120 मिनट। 120 मिनट 150 क्वेश्चंस। अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो 120 मिनट के अंदर हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें एक क्वेश्चन के लिए लगेगा 48 सेकेंड। अगर हम 48 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तब जाकर हम विद इन 2 आवर्स हम 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्स में जो हमें सबसे पहला टॉपिक दिया जाएगा वो होगा लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में हमें पूछा जाएगा लॉ के रिलेटेड, लॉ होता क्या है, उसके नेचर्स, क्लासिफिकेशन। क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट, लीगल मैगजीम्स किस तरह के होते हैं, लीगल टर्म्स क्या है, लीगल जनरल नॉलेज, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्विकेशंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड एक्ट्स के रिलेटेड आज हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है? अगर हम डिफाइन करें, थर्मल अर्नॉल ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन लॉ। लॉ को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें उस वर्ड को डिफाइन करने का जो स्ट्रगल है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब उन्होंने ये तो बताया था कि ये इम्पॉसिबल है डिफाइन करना, लेकिन साथ में उन्होंने उसका रीजन भी दिया है कि लॉ को डिफाइन करना क्यों इम्पॉसिबल है। उन्होंने बताया है कि लॉ इज डायनेमिक। हमारा जो लॉ है वो डायनेमिक है, हमारी सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है। तो सोसाइटी के जो रेगुलेशन है उसके लिए लॉ को बनाया गया है। ठीक है, तो किस तरह हम एक डायनेमिक के लिए एक स्टैटिक डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। एक ज्यूरिस्ट है पुलाक, उन्होंने कहा था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लॉ व्हेन टू हैव मोर नॉलेज ऑफ लॉ। जितना ज्यादा आपके पास में लॉ का नॉलेज होता है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपको लॉ को डिफाइन करना। लॉ को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। 1972 में बॉर्टन हेम्पस्टेड ने सजेस्ट किया था कि नो सच डेफिनेशन कुड बी प्रोड्यूस। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो प्रोड्यूस की जा सकती है। एमक्यू क्यूबेरी एंड वाइट सेड द क्वेश्चन व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है, इसका हमारे पास में कोई भी सिंपल आंसर नहीं है, हैज नो सिंपल आंसर। ऐसा लॉ को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल। ऑस्टिन सेड लॉ वाज द कमांड ऑफ सेवेराइन बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ अ सैंक्शन। अब पहले तो हम ये समझेंगे सेवेराइन क्या होता है, कमांड क्या होती है और सैंक्शन क्या है। अब सेवेराइन, सेवेराइन होती है हमारी सुप्रीम अथॉरिटी। हमारे कंट्री की सुप्रीम अथॉरिटी क्या है? पार्लियामेंट। कमांड होती है जो हमें सुप्रीम अथॉरिटी से हमें जो ऑर्डर मिलता है वो हमारी कमांड होती है, और सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट।
अगर हम कोविड पीरियड का ले तो मास्क हमें सुप्रीम अथॉरिटी से मिला था कि मास्क कंपलसरी है, ये हमें मिली थी कमांड, ठीक है। और ये कमांड हमें किसने दी थी? सुप्रीम अथॉरिटी ने दी थी। अगर हम मास्क पहनते नहीं है तो हमें होंगी पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है वो हमारी सैंक्शन है, ठीक है। तो ऑस्टिन ने इस तरह से लॉ को डिफाइन किया है कि जो लॉ है कमांड, सेवेराइन और सैंक्शन में होता है। अगर लॉ को हम एलिमेंट देखें तो लॉ को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिविज्म में, जो पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, जो मैन मेड लॉ भी इसे कहा जाएगा, जो हमने ऑस्टिन का डेफिनेशन देखे, जो द कमांड ऑफ सेवेराइन बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ सैंक्शन, ये जो बनाया गया था, ये जो लॉ बनाया गया है, ये हमारे लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिविज्म में आएगा, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ में। अगर हम सेकेंड देखें तो नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म होता है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? Natural law means that human morality comes from the nature. Natural law ये एक प्रिंसिपल है जो राइट एंड रॉन्ग विच आर इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, जो इनहेरेंट होते हैं, जो पहले से होते हैं ह्यूमन नेचर में, एंड नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड जज। और वो जो ह्यूमन नेचर में जो इनहेरेंट होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो इनहेरेंट होते हैं जिसे सोसाइटी या जज क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। कुछ उसूल होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो थेफ्ट, चोरी करना, मर्डर करना किसी का, ये सोसाइटी और जज ने नहीं बताया है कि ये गलत है करके, ठीक है। ये इनहेरेंट है, ये सब में है कि अगर आप किसी का चोरी करते हो तो ये गलत है, अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो ये गलत है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है। सम फिलोसोफर सेज दैट कि नेचुरल लॉ लॉ ऑफ गॉड है, रेगुलेट एक्शन है मैनकाइंड के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ को क्लासिफाई किया गया है इन पूरी कैटेगरी में। अगर हम देखें तो इम्पेरेटिव लॉ, फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ, नेचुरल एंड मोरल लॉ, कन्वेंशनल, कस्टमरी, सिविल, इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ठीक है। अगर हम सबसे पहला देखें इम्पेरेटिव लॉ, इम्पेरेटिव लॉ क्या होता है? जो ऐसे रूल्स है जो इम्पोज किए जाते हैं बाय अथॉरिटी ऑन मैन, में लोगों पर बाय अथॉरिटी ऐसे रूल्स इम्पोज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी किया गया है, कंपलसरी किया गया है बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा हमें ये कंपलसरी किया गया है, ये हम पर इम्पोज किया जा गया है, तो ये हमें आएगा इम्पेरेटिव लॉ में। फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ, फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ होता क्या है? ऐसे रूल्स जो नेचर की यूनिफॉर्मिटीज, एक रूपता को फॉर्मुलेट करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम स्टोन देखें, जो पत्थर है अगर हम उसे हवा में उछालते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर आ जाता है। ये जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हम और एग्जांपल ले, अगर हम लकड़ी को पानी में फेंकते हैं तो वो ऊपर तैरती है, वहीं पर अगर हम लोहे की रॉड को पानी में फेंक दे तो वो नीचे जाती है। ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये आएगा फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ में। नेक्स्ट अगर हम देखें नेचुरल एंड मोरल लॉ, नेचुरल एंड मोरल लॉ क्या होता है? नेचुरल लॉ, नेचुरलिज्म जो हमने देखा इसके पहले, उसकी बेस्ट एग्जांपल है ऐसे रूल्स जो नेचुरल जस्टिस के उसूलों को तैयार करने वाले नियम है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ लिया गया है ग्रीक फिलोसफी एंड रोमन लॉ से, और ये कुछ हद तक फिजिकल और साइंटिफिक लॉ के साथ ओवरलैप्स हो जाता है, ठीक है। नेचुरल लॉ जो है, जो हमने देखा लास्ट टाइम कि जो नेचुरली जो लॉ मींस दैट द ह्यूमन मोरालिटी कम फ्रॉम द नेचर, ठीक है, जो कोई भी सोसाइटी और जज के द्वारा क्रिएट नहीं किए गए हैं, ये इनहेरेंट है, ये नेचुरल एंड मोरल लॉ में आते हैं। अब कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल का मतलब होता है एग्रीमेंट, ऐसे रूल्स जिस पर जो पर्सन्स होते हैं वो एग्री करते हैं, उनके कंडक्ट के रेगुलेशन टुवर्ड्स ईच अदर जो होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स लें, दो पार्टीज जिनका कॉन्ट्रैक्ट करना हो, या फिर कंपनी के मेंबर्स जो एग्री करते हैं उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो कस्टमरी लॉ। अब कस्टमरी लॉ क्या होता है? कस्टम जो होता है हमारा, कस्टमरी लॉ हमारा सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, ये हमें कॉमनली अडेप्टेड है, ठीक है। ये हमने अपने आप में अडॉप्ट कर लिया है, ये अनवेरिंग हैबिट है, जो मतलब कभी बदल नहीं सकते हैबिट को हम, वो है। और ये यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, समानता है, सब में एक जैसी है। अगर हम बोले गुलामी को हम पूरी दुनिया में अगर देख ले स्लैवरी, तो कोई भी इसे
पसंद नहीं करता है, ये एक हैबिट है, ठीक है। अगर हम देखें आतंक को, अगर हम टेररिज्म को देखें तो टेररिज्म को पूरे वर्ल्ड में कोई भी पसंद नहीं करता, ये एक हमारी अनवेयरिंग हैबिट है। ये आएगा हमारा कस्टमरी लॉ में। अब सिविल लॉ, सिविल लॉ, अब सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ ऐसे केसेस के साथ डील्स करता है जहां किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट वो कुछ गलत होता है, ठीक है। अगर किसी एक इंसान के पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर सिविल लॉ हमारा वर्क करता है। और ये जो है जैसा कि ये स्टेट के कोर्ट में अप्लाई होता है, ठीक है। अब नेशनल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ नेशन के बीच, जो नेशंस होते हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। इंटरनेशनल कानून जो होता है, इंटरनेशनल लॉ जो होता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उन ट्रीटीज में आता है जिन पर कंट्रीज की गवर्नमेंट एग्री होती है। जहां पर कंट्रीज की गवर्नमेंट एग्री होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है उसमें। अब नेचुरल लॉ देखें, अगर हम नेशनल लॉ देखें, हमारा नेशनल लॉ की बात करें तो जो एक कंट्री के अंदर लागू होता है, ठीक है। नेशनल लॉ एक कंट्री के अंदर लागू होता है, हर कंट्री का अपना एक अलग नेशनल लॉ होता है और अलग अलग कंट्री के लॉ कानून के बीच अक्सर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम आगे देखें तो पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ क्या है? पब्लिक लॉ कंसिस्ट करता है, उसकी 3 मेन कैटेगरीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ह्यूज टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ क्या होता है? प्राइवेट लॉ ऑल्सो कॉल्ड सिविल लॉ हैज मेनी डिफरेंट ब्रांचेस, उसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है और उसमें से जो मेन वंस है जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ सक्सेशन, कंपनी लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। ये प्राइवेट लॉ के अगर हम देखें तो ये मेन डिफरेंट ब्रांचेस है। सोर्सेस ऑफ लॉ अगर हम देखें कि कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजन, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूट लॉ, इक्विटी, केस लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यूरोपियन लॉ, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा जो प्रेजेंट ऑफ लॉ है। कस्टम्स, अब कस्टम्स क्या होता है? ये ऐसे बिहेवियर, ऐसे व्यवहार के रूल्स हैं जो किसी कम्युनिटी में, किसी समुदाय में बिना जानबूझकर क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जुडिशियल डिसीजन, अब जुडिशियल डिसीजन क्या होता है? जुडिशियल डिसीजन जुडिशियल प्रेसिडेंट भी कहा जा सकता है, जहां पास्ट के डिसीजन लॉ क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो डिसीजन हो चुके होते हैं वो एक लॉ क्रिएट करते हैं जजेस के लिए, जो फ्यूचर में उनके गाइडेंस के लिए वापस रेफर करने के लिए कानून बनाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारा एक सोर्सेस ऑफ लॉ है। स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूट लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्टैट्यूटरी लॉ दैट इज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन, ये क्रिएट किया गया है लेजिस्लेशन के द्वारा। अब लेजिस्लेशन क्या होता है? ये एक तरह की असेंबली है जिनके पास पावर होता है कि वो लॉ को, कानून को पास कर सकते हैं, उन्हें अमेंड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस एडिट कर सकते हैं, उसे रिपील कर सकते हैं, उसे रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न लीगल सिस्टम के बेसिक फ्रेमवर्क है स्टैट्यूटरी लॉ। जो स्टैट्यूटरी हमारा लॉ है, स्टैट्यूट लॉ है, ये हमारा मॉडर्न लीगल सिस्टम का बेसिक फ्रेमवर्क है। स्टैट्यूट एक फॉर्मल एक्ट है लेजिस्लेशन का जो रिटन फॉर्म में है। इक्विटी, अब इक्विटी क्या है? ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी मीन्स फेयरनेस। इक्विटी डेवलप्ड हुई क्योंकि कॉमन लॉ में प्रॉब्लम था, हमारा जो कॉमन लॉ था उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से इक्विटी डेवलप हुई। अब मेजर प्रॉब्लम क्या था हमारे कॉमन लॉ में? उसके मेजर प्रॉब्लम ये था कि कॉमन लॉ दे सकता था ऑर्डर जो डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, जो डैमेजेस डिफेंडेंट को पे करना होता था, सम ऑफ मनी टू प्लिंटिफ, प्लिंटिफ को जो सम ऑफ मनी जो पे करना होता था डिफेंडेंट को बाय वे ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के वे में। ये इन सम केसेस ये एक बेस्ट मेथड नहीं था, कुछ केसेस में ये एक तरह का बेस्ट मेथड नहीं था दोनों पार्टीज के मैटर को सही रखने का। तो इसी तरह से इक्विटी डेवलप हुई। अब केस लॉ क्या होता है? केस लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम में कानून डेवलप होता है क्योंकि अदालतें डिसीजन लेने वाले पार्टीज की डिसएग्रीमेंट को सुनती है कि किसी पर्टिकुलर मैटर में लॉ क्या होना चाहिए। ये डिसीजन एक मिसाल, एक एग्जाम्पल बनता है
ठीक है, ये सब्सिक्वेंट लीगल केस होते हैं जो डिसाइड करते हैं और फिर फॉलो किया जाता है प्रीवियस कोर्ट डिसीजन को। ये होते हैं हमारे केस लॉ। ठीक है, जो मतलब केसेस हो चुके होते हैं और फिर उन्हीं केसेस के डिसीजन को अगर हम फॉलो करते हैं वो केस लॉ में आते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? पार्लियामेंट के अलावा किसी दूसरे पर्सन या ग्रुप द्वारा बनाया गया, जिसे पार्लियामेंट द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष एक स्पेशल पावर दिया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को एक ऐसा स्पेशल पावर दिया जाता है। ठीक है, अब डेलीगेट लेजिस्लेशन में 3 फॉर्म्स है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इन काउंसिल, बाय लॉ। ठीक है, डेलीगेट लेजिस्लेशन को अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि मेक चेंजेस इन लॉ। लास्ट है हमारा यूरोपियन लॉ। अब यूरोपियन लॉ क्या होता है? ऑल दिस सोर्सेज, यूरोपियन लॉ, कस्टम्स लॉ, जुडिशियल डिसीजन, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूट लॉ, इक्विटी, केस लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ वित्त रोल प्ले करता है लॉ के अंदर। अब क्रिमिनल लॉ जो होता है, क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट टू क्राइम, जो क्राइम से रिलेट्स करता है। क्राइम जनरली रिफर्ड इंडिकेट करता है ऑफेंस को जो स्टेट के अगेंस्ट किया जाता है। जो लॉ है उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, सब्सटैंशियल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटैंशियल लॉ में क्या होता है? ऑफेंसेस जो पनिशमेंट है वो दी गई होती है। अब हम आईपीसी ले, इंडियन पैनल कोड जो है, जिसमें ऑफेंसेस और पनिशमेंट दी गई है कि ये ऑफेंस के लिए आपको ये पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन जब ये ऑफेंस के रिलेटेड मैटर अगर कोर्ट में जाता है तो वहां पर प्रोसीजर किस तरह से फॉलो होंगे, ये प्रोसीजर कहाँ लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हम एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पैनल कोड में डिफाइन किया गया है। ये एक फिजिकल इवेंट है, ह्यूमन जो कंडक्ट करता है उसके फिजिकल रिजल्ट जो होता है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए ये पनिशेबल है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ए फायरिंग अ गन टू किल बी, ए फायर करता है गन बी को मारने के लिए। अब बी को मारते हुए वो गन को होल्ड करता है, उसके ट्रिगर को प्रेस करता है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि बुलेट लीव्स द गन। अब बुलेट जाकर बी के बॉडी में लग जाती है और जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। तो ये आएगा हमारा एक्टस रियस में। अब मेंस रिया क्या है? मेंस रिया एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी का। अब पहले तो पैनल लायबिलिटी के लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो गिल्टी एक्ट होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, और गिल्टी माइंड होना चाहिए। अगर इनमें से अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं है, ठीक है, और गिल्टी माइंड आपका अब्सेंट है, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब इस तरह से दिया गया है कि ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जो इस वक्त स्टेट के द्वारा, लॉ के द्वारा फॉरबिडन किया गया है और वो एक्ट आप करते हो। ठीक है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन किया गया है वो आप करते हो, वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है। मोटिव फोर्स बिहाइंड द क्रिमिनल एक्ट अगर आपका इनोसेंट है तो क्राइम इज नॉट कमिटेड। कोई पर्सन का माइंड क्रिमिनल एक्ट करने से इनोसेंट है, उसका क्रिमिनल एक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। क्राइम करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए, सेकेंड ब्लेम वर्दी कंडीशन ऑफ माइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो ए चल रहा था, वो फिसल जाता है, गिर जाने से वो फिसल जाता है, फिसल जाने की वजह से ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड पुल डाउन बी। ठीक है, जिसकी वजह से बी का सर वॉल से टकरा जाता है और बी को लग जाने की वजह से बी का डेथ हो जाता है। क्या अब ए बी के मर्डर में गिल्टी होगा? अगर हम एक्टस रियस की देखें, एक्टस रियस में अगर हम देखें तो डूइंग एन एक्ट विच काउज डेथ, एक्टस रियस में आता है, फिजिकल इवेंट है। लेकिन मेंस रिया में अगर हम देखें कि इंटेंशन ऑफ मेंस रिया इज अब्सेंट, इसलिए ए इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, ए को गिल्टी मर्डर में नहीं माना जाएगा। अब एक्सीडेंट सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पैनल कोड में डिफाइन किया गया है।
इनोसेंट और लॉफुल एक्ट जो होता है, इनोसेंट और लॉफुल मैनर जिसका रिजल्ट अनफोर्सिन होते हैं, जो किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे या मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती की वजह से होते हैं, वो होता है हमारा एक्सीडेंट, जो हमारा सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पैनल कोड में डिफाइन किया गया है। अब अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट क्या है, इसमें इंक्लूडिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आएगा एंड इंटॉक्सिकेशन रहेगा। जब कोई एक्ट कमिट होता है जिसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट, नो क्रिमिनल नो मैलाफाइड इंटेंट हो, उसे अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट कहा जाता है। लेकिन सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पैनल कोड में अगर 7 साल से कम का कोई चाइल्ड है, ठीक है, और उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये बताया गया है सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पैनल कोड। अब हम नेक्स्ट देखें तो अनसाउंडनेस, अनसाउंड माइंड क्या होता है, सेक्शन 84 में डिफाइन किया गया है इंडियन पैनल कोड के। जो पर्सन अनसाउंड माइंड होता है, ऐसे पर्सन को क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट दी जाती है। जब वह ये एक्ट करता है उस वक्त अनसाउंड माइंड होना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं हो, इनकैपेबल ऑफ नोइंग आइदर नेचर ऑफ एक्ट हो या वो जो कुछ कर रहा हो वो गलत या अगेंस्ट हो लॉ के। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पैनल कोड से डील करता है। अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन नशे की हालत में कोई एक्ट करता है तो उसे एक्सोनरेटेड किया जाएगा, वो उससे बरी किया जाएगा। अगर वो एक्ट करते समय ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन की वजह से द पर्सन वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है या लॉ के अगेंस्ट है। अब कंसेंट, कंसेंट क्या होती है, कंसेंट सेक्शन 87 ऑफ इंडियन पैनल कोड में डिफाइन की गई है। अगर कोई पर्सन 18 प्लस ईयर्स हो, ठीक है, और उसे पता हो कि ये करने से उसे हार्म पहुंच सकता है और वो उसकी कंसेंट देता हो, ठीक है, तो वो ऑफेंस को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। प्राइवेट डिफेंस, अब प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 टू 106 से डील करता है। प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है, जो दूसरों के अनलॉफुल एग्रेशन के खिलाफ कोई पर्सन के राइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके राइट को, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो आएगा प्राइवेट डिफेंस में। अब होमिसाइड, होमिसाइड के अंदर हम देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, जो सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड मतलब होता है ऐसा एक्ट जिसे जानबूझकर बॉडीली इंजरी पहुंचाई जाती है, जिससे डेथ हो सकती है या ये उसे पता होता है ऐसा करने से सामने वाले का डेथ भी हो सकता है। ऐसे ऑफेंस कमिट होंगे कल्पेबल होमिसाइड में। अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो यहाँ पर ए को पता होता है कि जेड जो है वो बिहाइंड द बश है, झाड़ियां है उसके पीछे जेड है। अब ए जानबूझकर बी को इंड्यूस करता है वहां पर गन को फायर करने के लिए। अब बी जो है गन को फायर कर देता है जिससे जेड का डेथ हो जाता है। बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, क्योंकि बी का कोई इंटेंशन नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में आएगा क्योंकि उसने जानबूझकर, उसे पता था तब भी उसने जेड के ऊपर गोली चलाई, ये आएगा कल्पेबल होमिसाइड में। अब मर्डर, मर्डर सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पैनल कोड डिफाइन करता है। 302 प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब मर्डर के लिए जो पनिशमेंट होंगी वो सेक्शन 302 में आता है। और प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जो पनिशमेंट रहेगा वो 307 सेक्शन में इंडियन पैनल कोड के आता है। कौन से इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो मर्डर के, जिससे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है माना जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, मर्डर हमें सब पता होता है। A shoots Z intention to killing him, Z अब मर जाता है, कॉन्सिक्वेंस से A commit murder। अब इसमें कोई ये नहीं है, मर्डर हम सबको पता है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 300 थेफ्ट, सेक्शन 378 डिफाइन करता है थेफ्ट को, जो डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके जगह से हटा देता है विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, वो आएगा
थेफ्ट के अंदर। अब एक्सटॉर्शन क्या होता है? एक्सटॉर्शन डिफाइन करता है सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पैनल कोड में। अब एक्सटॉर्शन का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग समझे तो जबरदस्ती जो वसूली होता है उसको हम कहेंगे एक्सटॉर्शन, जो हमारा डिफाइन किया गया है 383 में। अगर कोई वैल्यूएबल चीज को जबरदस्ती वसूल करता है या जानबूझकर किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाता है कोई चीज के लिए, वो आएगा हमारा एक्सटॉर्शन में। अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो ए धमकी देता है जेड को कि अगर वो एक प्रॉमिसरी नोट पे पैसे देगा, वो साइन करके नहीं देता है तो वो जेड के चाइल्ड को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेगा। तो जेड कर देता है उस पे साइन और वो दे देता है वो ए को। तो अब जो ए है हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, ये आएगा एक्सटॉर्शन में। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गलत इस्तेमाल। सेक्शन 403 डिफाइन करता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन को। अब जो कोई डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट गलत इस्तेमाल करता है और कन्वर्ट करता है उसके खुद के यूज के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी को, यूज पनिश किया, उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, जिसके टर्म को एक्सटेंड किया गया है 2 साल से लेकर उसको सजा हो सकती है 2 साल की, और साथ में उसको फाइन भी लग सकता है, या फिर सजा और फाइन उसे दोनों हो सकती है अगर वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन करता है सेक्शन 304 में। चीटिंग, अब चीटिंग क्या होती है? सेक्शन 415 ऑफ द इंडियन पैनल कोड डिफाइन करता है चीटिंग को। कोई भी पर्सन किसी पर्सन को धोखे से या बेईमानी से धोखा देकर कोई पर्सन की प्रॉपर्टी को देने के लिए इंड्यूस करता है या उसकी सहमति देता है कि वो पर्सन की प्रॉपर्टी को बनाए रखेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो उसको चीट कर देता है, तो वो आएगा चीटिंग में। सेक्शन 415 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 डिफाइन करता है इंडियन पैनल कोड का। ये एक्सप्लेन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। अगर हम एग्जांपल के थ्रू जाए तो ए एग्जीक्यूट करता है विल को एक डिसीज्ड पर्सन की, और वो ए डिसऑनेस्टली डिसओबे कर देता है रूल को और वो खुद के फायदे के इस्तेमाल के लिए उसे यूज करता है, तो ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन क्या होता है? सेक्शन 499 डिफाइन करता है डिफेमेशन को। अब डिफेमेशन क्या होता है? वर्ड्स के द्वारा या बोलकर, स्पोकनली, या पढ़ने के इरादे से, या गाकर, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन कुछ बनाता है, कुछ पब्लिश करता है, किसी पर्सन पर इम्प्यूटेशन, इल्जाम लगाता है जानबूझकर उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए, वो आएगा डिफेमेशन में, जो सेक्शन 499 डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लीगली इनफोर्सिएबल एग्रीमेंट है जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन से बनता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सब सेक्शन H define the term contract as an agreement enforceable by law is a contract। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है वो है कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑफर होता है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट के बाद कंसिडरेशन होता है, ये तीनों मिलाकर ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन मिलाकर बनता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो होता है वो लॉ के द्वारा लागू किया जाता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल कंडीशन ऑफ वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, जो आपकी विलिंगनेस है, आपकी रजामंदी, जो आपकी इच्छा है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, जो आपका ऑफर रहेगा वो एक्सप्रेस बाय वर्ड होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ ऑफर, सर्टेनिटी ऑफ ऑफर में आप देखें तो टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में आएगा प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ अदर पार्टी, जो आपका प्रपोजल रहेगा उसके बारे में जो अदर पार्टी रहेगी उसके साथ कम्युनिकेट होना जरूरी है। एग्जांपल, अगर ए प्रपोज करता है बाय लेटर सेल हॉर्स टू बी एट अ सर्टेन प्राइस, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब बी रिसीव द लेटर।
एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन होता है। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है बिकम अ प्रॉमिस बायर को ऐसा एक्ट जो इंडिकेट करता है उसकी विलिंगनेस, जो बाउंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को, वो होगा एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड। ए बनाता है एग्रीमेंट टू सेल हिज लैपटॉप टू बी। ए एग्रीमेंट बनाता है उसका लैपटॉप सेल करने के लिए बी को 10,000 रुपए में, तो जो 10,000 की जो अमाउंट है वो है हमारा कंसिडरेशन। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉमिस, वो प्रॉमिस नहीं कर सकता है। एग्रीमेंट जो माइनर के द्वारा हो वो वॉइड हो जाता है। पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सन कैपेबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। इनकॉम्पिटेंट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एलियन एनिमीज फॉरेन सेवेराइन एक्सेट्रा, ठीक है। फ्री कंसेंट डिफाइन करती है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को। दो या दो से ज्यादा पर्सन जो कंसेंट पे एग्री करते हैं सेम थिंग इन द सेम सेंस में, वो होता है हमारा फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट के अंदर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक आता है। अगर आप कोई दबाव में, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर फ्रॉड नहीं करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, मिस्टेक में नहीं करते हैं, तो वो आपका फ्री कंसेंट माना जाएगा। अब वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? अगर हम देखें वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में, तो वॉलिड वो होता है जो लॉ के द्वारा, ठीक है, लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है। वॉइड वो होता है जो लॉ के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। वॉइडेबल वो होता है इज अ ट्रांजैक्शन और एक्शन दैट इज वॉलिड, ठीक है, उसका जो ट्रांजैक्शन, उसका जो एक्शन होता है वो वॉलिड होता है, जो लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है। बट मे बी अनल, लेकिन वो रद्द भी किया जा सकता है बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की कोई एक पार्टीज होती है, उसके द्वारा वो रद्द भी किया जा सकता है, वो होता है हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कैसा है, जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होना इम्पॉसिबल हो जाता है। जो पार्टीज का पर्पस होता है, जो मकसद होता है, जो पार्टीज के जो माइंड में जो उनका पर्पस होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अब उसके ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? अब जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उनके माइंड में, तो उसके ग्राउंड्स क्या है? पहले तो डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉर होना चाहिए, वॉर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन होना चाहिए, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, डिस्ट्रक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, रुइनियस सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तबाह करने वाला। अगर ये ग्राउंड्स है, ये ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। टॉट, टॉट मीन्स टॉटम्स टू ट्विस्ट, ठीक है, जो स्ट्रेट और लॉ नहीं होता, बट ऑन द अदर हैंड वो ट्विस्टेड, क्रूक्ड और अनलॉफुल होता है। टॉर्ट, नेचर ऑफ टॉर्ट में अगर हम देखें, टॉर्ट एंड क्राइम क्या है? टॉर्ट हमारा प्राइवेट रॉन्ग है और क्राइम हमारा पब्लिक रॉन्ग है। टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन टॉर्ट में, टॉर्ट ऑन द अदर हैंड, तोड़ी गई, ब्रीच की गई ऐसी ड्यूटीज जो पार्टीज के अंडरटेकन नहीं होती, लेकिन विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इम्पोज की जाती है, वो आता है टॉर्ट में। टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी के द्वारा जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, बेनिफिशियंस क्लेम कर सकता है कंपेंसेशन के लिए, जो डिपेंड होता है लॉस पर, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी सफर्ड कर रही है। जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है वो लिक्विडेटेड होता है, डैमेजेस इन ट्रॉट जो होता है वो अनलिक्विडेटेड होता है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड अगर हम देखें इज अ डिफेंस, ये एक तरह की इनएविटेबल एक्सीडेंट है जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से अराइज होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल,
स्टॉर्म्स, वैल्केनो इरप्शन एक्सेट्रा, ये आते हैं हमारे सब एक्ट ऑफ गॉड में। अब विकैरियस लायबिलिटी, विकैरियस लायबिलिटी क्या होती है? जनरली कोई भी पर्सन खुद के किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए जिम्मेदार लायबल होता है और दूसरों के किए हुए एक्ट काम के लिए वो जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन विकैरियस लायबिलिटी में ऐसे होता है कि वो लायबल होता है जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किए गए एक्ट के लिए एक पर्सन पर आती है। किया किसी और ने होता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर आती है, वो होती है विकैरियस लायबिलिटी। एग्जाम्पल देखें तो एक कार का ओनर है, उसने उसके फ्रेंड्स को कार ड्राइव करने के लिए देता है। कार ड्राइव करते समय वो जो कार है वो टकरा जाती है बस के साथ में, ठीक है। अब इस हालत में जो कार का ओनर है वो लायबल होगा, ना कि उसका फ्रेंड। तो ये है हमारी विकैरियस लायबिलिटी। अगर हम एक एग्जांपल देखें मास्टर एंड सर्वेंट का, तो एक ओनर है और उसका एक ड्राइवर है। जो ड्राइवर है, ड्राइवर ए है और ओनर बी है। अगर ए वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है तो उसका वो लायबल ए नहीं होगा बल्कि लायबल बी होगा, जो उसका मास्टर होगा वो लायबल होगा। अब नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होता है? लापरवाही। नेग्लिजेंस टू थेरीज में है, उसकी दो थेरीज है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके दो मीनिंग है लॉ के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट में। एक नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो है सब्जेक्टिव में, और नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ कंडक्ट ऑब्जेक्टिव में। अगर हम देखें रेस इप्सा लिक्वेटर, ये होता है नेग्लिजेंस प्रूफ करनी है, जिम्मेदारी जो प्लिंटिव पर आती है। अब डिफेमेशन क्या होता है? इज अ टॉर्ट जो इंजर करता है रेपुटेशन को, कोई पर्सन की, टू हेट्रेड, कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल। अब उसके इसेंशियल क्या है कि डिफेमेशन कब होता है? उसके इसेंशियल ये है कि जो वर्ड्स बोले गए हैं वो फॉल्स होने चाहिए, जो वर्ड्स बोले गए हैं वो उससे रेफर करते हुए होने चाहिए प्लिंटिव से, और ये जो बोला गया है वो पब्लिश किया गया होना चाहिए, ठीक है। वो होगा हमारा डिफेमेशन की इसेंशियल। अब नर्वस शॉक क्या होता है? नर्वस शॉक में अगर देखें, डिफेंडेंट के एक्ट और वर्ड की वजह से जो होता है वो नर्वस शॉक होता है। एग्जाम्पल देखें तो ए ने प्रैक्टिकल जोक में झूठ कह डाला पी को कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उसकी दोनों लेग्स टूट चुके हैं। अब उसके मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से ए के जो पी है उसको नर्वस शॉक लग जाता है, ठीक है, और वो सीरियसली इल हो जाती है। अब जो पी का हस्बैंड रहेगा वो क्लेम कर सकता है ए पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो ए के फॉल्स न्यूज की वजह से हुआ है, वो हमारा आएगा नर्वस शॉक में। लीगल मैगजीन्स, लीगल मैगजीन्स क्या होते हैं? अब लीगल मैगजीन हमें एग्जाम्स में आएगा कि इसका मीनिंग हमें लिखना होगा, चार ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक हमें मीनिंग लिखना होगा। जैसे अकम्प्लाइज का मीनिंग क्या होता है? अकम्प्लाइज मतलब होता है अ पार्टनर इन अ क्राइम, अ पर्सन हु नोइंगली और वॉलेंटरली पार्टिसिपेट विद अनदर इन द क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई पर्सन जानबूझकर पार्टिसिपेट करता है वो कंप्लाइज में आता है। पेरोल क्या होता है? पेरोल एक प्रिजनर फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑन अ सर्टेन प्रिस्क्राइब कंडीशन, रिलीज दी जाती है प्रिजनर को इम्प्रिजनमेंट से एक सर्टेन प्रिस्क्राइब कंडीशन पर। नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होती है? अब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है वो जो बिना गलती के, बिना लापरवाही के की जाती है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है? अ प्रीवियस जजमेंट सीटेड बाय द कोर्ट टू डिसाइड ऑन अ सिमिलर सेट फैक्ट्स। नॉन क्यूपिटिव विल, नॉन क्यूपिटिव विल क्या होती है? एन ओरल और अनरिटन विल होती है। ये प्लीडिंग क्या होती है? ये एक स्टेटमेंट होती है जब लॉ सूट फाइल किया जाता है पार्टीज के द्वारा, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट आप फाइल करते हैं। प्रीमा फेशिया केस क्या होता है? अ केस दैट इज सफिशिएंट एंड हैज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एविडेंस नेसेसरी टू अलाउ इट टू कंटिन्यू इन द जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो नेसेसरी एविडेंस अलाउ करते हैं प्रीमा फेशिया केस में आते हैं। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी क्या होता है? ये ओथ लेकर, ओथ के अंडर विदाउट फिजिकल एविडेंस जो एविडेंस दिए जाते हैं विटनेस के द्वारा, वो होते हैं टेस्टिमनी। लीगल मैगजीन्स, लीगल मैगजीन्स कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। अब लैटिन वर्ड्स ऐसे दिए जाते हैं जो लीगली यूज किए जाते हैं
अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ अब इनिशियो? फ्रॉम द बिगिनिंग। एक्शनेबल पर से क्या है? द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। एमिकस क्यूरियाe, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एक्टस इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। इंजूरिया नॉन एक्सक्यूजेट इंजूरियम, अ रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज अ रॉन्ग। बोनाफाइड क्या होता है? ये एक सिंसियर इन गुड फेथ में होता है। कैविट क्या होता है? अ काउशन रजिस्टर विद द पब्लिक कोर्ट to indicate to the official that they are not to act in the matter mentioned in the caveat without first giving notice to the caveator. Habeas corpus, amicus curiae, actionable per se, caveat, actus incumbit onus probandi, ये सब importance legals मैगजीन है। A writ to have the body of a person to be brought in before the judge. लीगल जनरल नॉलेज में जैसे क्वेश्चंस आएंगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, अब कौन सा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चल रहा है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस क्या है। अब इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, पहले तो ट्रीटीज क्या होती है? ट्रीटीज अ फॉर्मली कंक्लूडेड अ रेटिफाइड एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन द स्टेट, ठीक है, मुआहदे जो होते हैं वो ट्रीटीज होती है। एंड कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट कवरिंग पर्टिकुलर मैटर, ऐसे वो एक एग्रीमेंट होता है स्टेट के बीच में जो कवर करते हैं पर्टिकुलर मैटर को, स्पेशल वन लेस फॉर्मल देन अ ट्रीटी। ये सब कवर होता है लीगल जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस में। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्ट हम बात करें तो एक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ये इतने डिटेल्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये कब हुए हैं, इनका ईयर कौन सा है, ठीक है। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़े तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड होगा, क्या कौन कैपेबल है, वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आएगा, जैसे चेक बाउंस के रिलेटेड मैटर आएंगे। लैंड एक्विजिशन में लैंड के रिलेटेड आएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हिंदू सक्सेशन के रिलेटेड दिया गया है। आर्म फोर्स, अगर हम आर्म फोर्स की बात करें तो वो एक स्पेशल आर्म फोर्स के पास में एक स्पेशल पावर होती है, जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, उसे AFSPA भी कहा जाता है। इसके अंदर कैसा होता है कि ये इसे डिस्टर्ब एरिया भी कहा जाता है। इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से अगर ये जो है आर्म फोर्स किसी के यहाँ पर भी जाकर चेक कर सकती है, इसे स्पेशल पावर होता है। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम के रिलेटेड होगा। एडवोकेट एक्ट में एडवोकेट की पावर्स क्या होती है, उसका रोल क्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हम देखेंगे एनिमल्स के प्रोटेक्शन के रिलेटेड। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 टेररिस्ट के बारे में है इसमें। द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, इसमें ड्रग्स के रिलेटेड दिया गया है। इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यहाँ पर इंफॉर्मेशन के राइट के रिलेटेड हमें दिया गया है। 13 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को DV भी कहा जाता है, जो 2005 में पास हुआ था एक्ट वुमेन के लिए। लोक अदालत, लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स को, जो लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो भी हमने पीछे पढ़ा है उन सब को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये डेमो लेक्चर था। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप और वीडियोस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो MSCET लॉ के लिए बनाई गई है, जिसका एग्ज़ाम्स जून में होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जिसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज के रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं जो MSCET लॉ के लिए ज़रूरी है, वो कवर कराए जाएगी। लास्ट 5 ईयर्स के आपको पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, वीकली टेस्ट लिया जाएगा और आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अवेलेबल रहेगी। तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।